जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे के लिए हुई शुरू मुहिम। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री को जल्द सौंपेंगे प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए जल्द दिल्ली रवाना हो सकते हैं उमर अब्दुल्ला। अब्दुल रहीम राठौर को मिल सकता है स्पीकर का पद। प्रोटेम स्पीकर के लिए मुबारक गुल के नाम की चर्चा। सोमवार को प्रोटेम स्पीकर का हो सकता है ऐलान। सरकार भाजपा को पेश कर सकती है डिप्टी स्पीकर का पद। डोडा की चिराला रेंज में वन माफिया का बोलबाला। हरे सोने का किया जा रहा है सत्यानाश। पेड़ों की अवैध कटाई धड़ल्ले से जारी। लंबी ताने सोया है वन विभाग। जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में वीरवार को नई सरकार की हुई पहली कैबिनेट बैठक में इस मामले पर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जल्द ही इस प्रस्ताव के साथ दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक कर उन्हें ये प्रस्ताव सौंपेंगे। वहीं खास बात यह है कि मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला की ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ पहली बैठक होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए इसी पर एक जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी बताइएगा, क्या कुछ लगता है प्रस्ताव पारित होने को लेकर? क्या कुछ लगता है सरकार का कोई आधिकारिक बयान आया है? किस तरीके से स्टेटमेंट फिलहाल सामने आ रहे हैं? वैसे बिल्कुल आपने रूपाली जी कहा, एक अच्छा कदम जो उमर अब्दुल्ला की सरकार ने पहला लिया है वो ये है कि जो कमिटमेंट की थी उन्होंने पब्लिक के साथ कि वो स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाएंगे और पहली ही कैबिनेट में वो ऐसा प्रस्ताव पारित करेंगे जिस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। लेकिन रूपाली बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के पहले ही राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया हुआ है कि पहले डिलिमिटेशन कमीशन होगा, फिर उसकी रिपोर्ट के बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और ऐसा ही वोट लेने से पहले भी उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि पहली काबीना में हम इस प्रस्ताव को पारित करेंगे जो प्रस्ताव दिल्ली को भेजा जाएगा। अब दिल्ली पे डिपेंड करता है कि क्या दिल्ली इस सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहती है या नहीं। इससे पुराना अनुभव हमारा ये है कि 2000 में 2/3 बहुमत से इन्होंने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस रेजोल्यूशन को टर्न आउट कर दिया। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस चीज को कहा था कि जब समय सही होगा तब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन एक और बयान जो है उनकी तरफ से कहा गया था कि दी हुई चीज को वापस मांगने का क्या फायदा, क्या बार बार उस चीज को उठाया जा रहा है? तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब बात उन्होंने की थी कि माकूल समय जब आएगा, अप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा, ये डिपेंड करते हैं कि केंद्र सरकार किस वक्त को अप्रोप्रिएट मानती है और कब वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। जब अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया जाता है तो केंद्र सरकार के पास अपना समय रहता है कि वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात को अप्रोप्रिएट समय देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार पर। दूसरा, केंद्र ने कमिट किया है और स्टेटहुड का दर्जा देना ही केंद्र सरकार ने, क्योंकि ये प्रोरोगेटिव केंद्र सरकार का, ना कि ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ एक तरफ जहां पर अगर बात की जाए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, वो अगले हफ्ते पीएम मोदी से मिलेंगे, लेकिन विपक्ष भी पीछे नहीं हट रहा है। जहां पर बात की जाए सज्जाद लोन की या वहीद पर्रा की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये बातचीत हो रही है या उमर अब्दुल्ला के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने 5 अगस्त के उस फैसले का समर्थन किया है। क्या कुछ लगता है ये कुछ किस तरीके की राजनीति अब चल रही है? आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं ये पेच फंसा हुआ है। जैसे ही वोट सेरेमनी हुई थी, वोट सेरेमनी के तुरंत बाद महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट आया था, उसके बाद सज्जाद लोन का जो स्टेटमेंट आया है और बाकी दीगर जमातों का जो स्टेटमेंट आया है, वो साफ करता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के वो सरकार को घेरने का प्रयत्न करेंगे।
42 सीटों वाली एनसी की सरकार को ये बार बार फिक्स किया जा रहा है कि आपने कमिट किया था कि पहला रेजोल्यूशन जो ये होगा कि आप 370 और 35 के फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन आपने उसको पीछे छोड़ दिया है और आप स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक केस फंसा रहेगा रूपाली, और बार बार जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो 370 के हटाए जाने का विरोध करती हैं, वो बार बार इस मुद्दे को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को घेरते हैं। बिल्कुल विनोद जी, इसी पर एक और सवाल रहेगा कि क्या कुछ लगता है जब से उन्हें उमर अब्दुल्ला की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, क्या लगता है केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो जम्मू कश्मीर की सरकार वो चलाने जा रहे हैं, फूट फूट के कदम रखा जा रहा है, क्योंकि बैलेंस जो है अभी तक बनता हुआ नजर आया है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला या उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला बड़ी सोच समझ के इस तरह से कदम उठा रहे हैं, जो कैबिनेट का समन्वय बनाया है उन्होंने, जो बैलेंस बनाया है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि जम्मू खित्ते को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने और जो सरकार और आवाम के बीच में फासला बना था, उस फासले को कम करने के लिए सरकार की ये प्रायोरिटी रहेगी। सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि डिलीवर किया जाए, और इसको लेकर के अभी तक जो आज तीसरा दिन है, जो भी फैसले लिए गए हैं इस जम्मू कश्मीर के आवाम के हित को देख करके लिए गए हैं। ठीक है विनोद जी, बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा अभी हमारे साथ। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो फिलहाल राज्य के दर्जे को लेकर अगर बात की जाए तो ये मुद्दा फिलहाल अभी उठा लिया गया है, और अब अगले हफ्ते की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलेंगे, और क्या कुछ होगा वो भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और चरार शरीफ विधायक अब्दुल रहीम राठौर जम्मू कश्मीर विधानसभा के नए स्पीकर बन सकते हैं। हालांकि इससे पहले प्रो टेम स्पीकर की जिम्मेदारी मुबारक गुल को दी जा सकती है, और बताया जा रहा है कि सोमवार को इसका ऐलान हो सकता है। प्रो टेम स्पीकर के चयन के बाद ही स्पीकर का पद भरा जाएगा। दूसरी ओर सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली डिप्यूटी स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी को पेश कर सकती है। हालांकि इस पर अभी तक ना तो सरकार और ना ही भाजपा की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। चलिए विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्हीं से जानकारी लेंगे। विनोद जी, क्या कुछ लगता है इस बार स्पीकर का क्या कुछ रोल रहेगा, क्योंकि 10 साल पहले कुछ और तस्वीरें थी, इस बार कुछ और तस्वीरें हैं? ये रूपाली संवैधानिक प्रक्रिया रहती है कि आपने स्पीकर का चुनाव कराना है तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होना बड़ा लाजमी होता है। ये हर एक सरकार, चाहे 5 अगस्त से पहले की बात करें, 2014 की जो सरकार बनी थी उसमें भी पहले प्रोटेम स्पीकर बनता है, और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन किया जाता है, चुनाव होता है, और उसी प्रक्रिया का ये हिस्सा है। और इतिहास जो लगाए जा रहे हैं, मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है, और सबसे सीनियर अब्दुल रहीम राठौर, वो बहुत कद्दावर नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उसके बाद उनको स्पीकर बनाया जा सकता है। तो अभी तक का ये प्रोसेस है, ये संवैधानिक प्रोसेस है, संवैधानिक प्रक्रिया को चलते इसको ऑप्ट करना पड़ता है। गिरबारी बिल्कुल विनोद जी, क्या कुछ लगता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को स्पीकर देने का क्या कुछ मतलब है? रीजनल बैलेंस जो है वो बनाया जा रहा है, या इससे पहले भी जो सिस्टम चलता था उसी के अकॉर्डिंग किया जाए? देखिए, 29 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी क्लेम करेगी और वो खुद भी मानने को तैयार है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि बीजेपी का डिप्टी स्पीकर होगा। तो मुझे लगता है एक तो समन्वय और तालमेल बनाने की जरूरत है। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दिया जाएगा या भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण शेयर दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, तब ही जम्मू कश्मीर और केंद्र के बीच में जो समन्वय और तालमेल बिठाया जा सकता है, उसके लिए ये लाजमी है। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उन्हीं चीजों को देखते, उन्हीं के मद्देनजर ये सारा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, फिर वही सवाल जिस तरीके से पहले भी सामने आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई है, लेकिन बैलेंस जो है अभी तक बनाया जा रहा है। क्या लगता है ये आगे भी बरकरार रहेगा या चुनौतियां आएंगी? क्योंकि जम्मू को भी अब कहीं ना कहीं हाईलाइट किया जा रहा है, वही दर्जा दिया जा रहा है जो लोगों की डिमांड थी कहीं ना कहीं कि जम्मू को कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद भूल जाएंगे। तो क्या कुछ लगता है उस पर ध्यान दिया जा रहा है जिस तरीके से ये बातें अब सामने आई? देखिए रूपाली, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इतने बड़े मैंडेट को, 29 विधायकों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला कतई नहीं चाहेंगे कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कश्मीर तक कन्फाइंड रहे। जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी को उन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा बिल्कुल साफ है कि भले ही अपने घटक दलों को शेयर मिले या ना मिले, लेकिन ये है कि जम्मू के रिप्रेजेंटेशन को बरकरार रखना होगा। क्योंकि मैंडेट का, डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये रहती है कि आपको मैंडेट का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है। तो मैंडेट की रिस्पेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि आप जम्मू को पूरा रिप्रेजेंटेशन दें जितना कश्मीर को दिया जाना। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ जम्मू में अगर डिप्टी स्पीकर को लेकर बात की जाए तो फिलहाल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ये पदभार मिले, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है और ये देखना होगा कि किसे ये पद जो है वो मिलेगा, किसका नाम जो है डिप्टी स्पीकर के तौर पर सामने आएगा। इसी के साथ सांबा चलते हैं, जहां सांबा में रोजाना डेंगू के 5 से 7 मामले सामने आ रहे हैं। जिले में अभी तक 680 से ज्यादा लोगों को डेंगू की जांच जो है उनकी की जा सकी है और जिनमें से बात की जाए तो 246 डेंगू के पीड़ित जो है वो पाए गए हैं। सांबा में मौजूदा समय में 100 के करीब लोग डेंगू से पीड़ित हैं, जिनका इलाज जारी है। जिला अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान किया है। तो डेंगू की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से मामले जो है सामने आ रहे हैं, जहां पर अगर अस्पताल प्रशासन की भी बात की जाए तो तैयारियां उनकी तरफ से पूरी गई है, लेकिन आंकड़े जो है काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। जहां पर अभी सांबा की बात की जाए तो 100 से ज्यादा मरीज है। इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा फिलहाल सांबा में किस तरीके का माहौल है डेंगू को लेकर, क्योंकि सतर्कता बरतने को कहा गया था और अगर अस्पताल प्रशासन की भी बात की जाए तो तैयारियां उन्होंने की हुई है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ आंकड़े बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जब भी बरसात खत्म होती है या ये जो मंथ होता है, ये चिंता का विषय बन जाता है कि डेंगू के केसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं और एक बड़ा नंबर हमें देखने को मिला है, जो कि यहाँ जिला सांबा में डेंगू की जहाँ टेस्टिंग हुई है और कितने केसेज है पॉजिटिव, ये भी आपको बता दें कि 246 अभी तक पॉजिटिव केसेज आए हैं, जिसमें 29 क्रिटिकल केसेज है जिनको पेशेंट को अस्पताल में रखने की जरूरत थी। ये तो डाटा हो गया, लेकिन हर बार बरसात के दिनों में या उसके बाद के दिनों में काफी चिंता होती है कि डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते हैं। हिदायतें बरतने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन अस्पताल की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट अपने एंड पर काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शिकायतें ये भी मिल रही है कि शहर में यहाँ पर फॉगिंग या स्प्रेइंग नहीं हो पा रही है। लेकिन अस्पताल प्रशासन अपने एंड पर क्या कुछ काम कर रहे हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहिंदर कुमारी, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जिला अस्पताल सांबा के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, सर डेंगू को लेकर क्या सूरत हाल है? आपने सवाल सुन नहीं लिया होगा, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं और अभी तक का सिनेरियो क्या है? क्या कोई चिंता का विषय तो नहीं बना हुआ? डेंगू के मुतालिक ये है कि ये डेंगू की जो सेंटिनल लैब सांबा अस्पताल में काम कर रही है, एस्टेब्लिश है, और एक आइसोलेशन वार्ड हमने रखी हुई है यहाँ पे 10 बेडेड। तो इस साल जो अप्रैल ऑनवर्ड से जो हमने टेस्टिंग की है टिल डेट, वो 1687 टेस्ट हमारे कल तक हुए हैं। तो इस बार हमारी टेस्टिंग काफ़ी एक्सटेंसिव रही है। तो पॉजिटिविटी की जो बात करें तो 236 टिल डेट हमने जो इसमें से पॉजिटिव निकाले हुए हैं। 29 हमारे पास एडमिट हुए इस साल, जो अभी तक पिछले साल से ज़्यादा ही है फिगर, बट वो सारे रिकवर होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर बराबर ही है तकरीबन, बट टेस्टिंग हमारी इस बार काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी ज़्यादा है टेस्टिंग, एक्सटेंसिव टेस्टिंग हो रही है। और इस बार जो टेस्टिंग है वो डिसेंट्रलाइज टेस्टिंग है। उसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक से हमारे 3 ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव जो फीवर का केस आएगा तो वो सैंपल वहीं से उठा लेते हैं, तो हमारे पास पहुँचा देते हैं, तो हम टेस्टिंग करके वो रिपोर्ट उनको थ्रू व्हाट्सएप शेयर कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी मलेरिया की टीम से जो ब्लॉक्स में बैठी हुई हैं, उन्होंने उस पर्टिकुलर जो पॉजिटिव केस निकला होगा वहाँ पे जाना, एक तो उसका फॉलोअप करना है, उसकी सेहत, उसके जो पैरामीटर्स हैं, प्लस उसको जो गाइडलाइंस हैं, हिदायत हैं, उसके बारे में उनको समझाना है, प्लस वो उस 20-30 मीटर की पेरिफेरी में उनने वहाँ पे स्प्रे करनी है, जो एंटी लार्वल ड्रग्स हैं उनको लेके वो स्प्रे करेंगे।
तो इस बार हमारा इंतजाम हमारी तरफ से तो पूरा है। लेकिन जानना चाहूंगा मोर्टेलिटी रेट को लेकर जानना चाहूंगा, और क्या कोई पैनिक की स्थिति तो नहीं है, लेकिन खतरा अभी भी कह रहे हैं कि बना हुआ है, जैसे सांबा में लगातार 5-7 केसेस जो वो यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। देखो मोर्टेलिटी इस बारी जो हमारे पास जितने भी हमने पॉजिटिव निकाले वो तकरीबन सारे ठीक हो चुके हैं। कुछ थोड़े बहुत बचे हुए हैं जो अभी लेटेस्ट लिस्ट हमारी एक तो कल की थी, इसमें 7 केसेस निकले थे, एक 2-4 दिन पहले की थी। मोर्टेलिटी जो हमने निकाले हैं वो सारे लोग तकरीबन ठीक हो चुके हैं, ऐसे नीली ये मोर्टेलिटी। कुछ लोग जो बाहर से टेस्ट करवा के आए हुए हैं उनको मैं बोल नहीं सकता हूँ। कुछ जो हमारे जम्मू के साथ अर्जानी एरिया में बड़ी ब्राह्मणा का है या सांबा का है, वो कुछ लोग जम्मू में भी चले जाते हैं। ये जो है ये सांबा डिस्ट्रिक्ट का जाता है। तो अभी भी जो है वो केसेस निकल रही हैं, अभी भी डेंजर खत्म नहीं है, बट लोगों को इसमें प्रिकॉशन लेने हैं। जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई है, जैसे अपने घरों में जो आपका कबाड़ है जिसमें को पानी ना जमा हो, जो आपके को कूलर है और आप प्रिकॉशन से हो गए, अपने को भी प्रिकॉशन लेने हैं। जैसे आप बाहर जाओगे तो आप फुल स्लीव पहन के जाओ ताकि आप बच सको, पानी इकट्ठा ना हो, जो ड्रेन है वो क्लियर होनी चाहिए। एक चीज जानना चाहूंगा, आपकी म्यूनसिपल काउंसिल से कोई लाइजनिंग हो रही है कि उनको कहा जाए कि फॉगिंग शहर में करवाई जाए? उसमें जो हमारी सीएमओ मैम है डिस्ट्रिक्ट की और ये डीसी शहर है, उनकी टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती हैं उस लेवल पे, तो उनको इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट से दी हुई है। अभी पीछे भी एक मीटिंग हुई थी गुरुग्राम के साथ, उसके बाद डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें सीओ साहब जो म्यूनसिपैलिटी की होती है उनको भी बुलाया जाता है। खतरा भी बना हुआ केसेस आ रहे हैं, लेकिन पैनिक वाली बात नहीं। जी जी बिल्कुल। रूपाली, आपने सुना कि खतरा अभी बना हुआ है, क्योंकि ये जो मौसम रहता है ये काफी चिंताजनक होता है। तो हाई फीवर जब लोगों को होता है, लोग टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में डेंगू पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट उनका शुरू होता है, घरों पर स्प्रेइंग की जाती है। लेकिन लाइजनिंग अब देखना है कि जो म्यूनसिपल काउंसिल है वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि लोगों की ये शिकायतें भी मिल रही है कि यहाँ शहर में फॉगिंग नहीं की जा रही है और केसेस काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने भी कहा कि केसेस खतरा भी बना हुआ है, लेकिन आपने हिदायतें बरतनी है, फुल स्लीव कपड़े पहनने हैं, घरों के अंदर पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, ये तो आपने एंड पर काम करना है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से 1687 अगर केस ये बता रहे हैं पूरे जिला के, आपके टेस्टिंग का जो नंबर है तो 1700 के आसपास की टेस्टिंग हुई है, 250 के आसपास केसेस जो वो पॉजिटिव आए हैं, 29 उसमें क्रिटिकल थे जो कि ठीक हो चुके हैं। लोग ठीक हो रहे हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन खतरा इसलिए बना हुआ है कि जब फीवर हो जाता है आपको, जब आप टेस्ट कराते हैं, आप बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई लेते हैं तो आपको वो भी परेशानी है। और जब प्लेटलेट कम हो जाते हैं आपके, उसके बाद आपको प्लेटलेट जो वो चढ़वाने होते हैं, जो कि पर्टिकुलर आपको डेजिग्नेट किया जाता है अस्पताल। लेकिन लोग जब वो लुधियाना का भी रुख करते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि किसी तरह का कोई रिस्क ना बना रहे, इसलिए लोग बाहर भी जाते हैं। लेकिन जम्मू में भी यहाँ पर जो प्लेटलेट काउंट होना है वो यहाँ पर आप करवा सकते हैं। बिल्कुल देखिए, लेकिन अस्पतालों की भी अगर बात की जाए, क्या स्टाफ की तरफ से बेडिंग की फैसिलिटीज और प्लेटलेट्स की फैसिलिटीज ये सब दी जा रही है वहाँ पर, ताकि लोग जो है बाहर ना जाए? एक बार ये भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन्हीं से इन शॉर्ट जानने की कोशिश करूंगा। बेडिंग की फैसिलिटी क्या है अस्पतालों में, और जो प्लेटलेट काउंट करवाना है उसको लेकर क्या फैसिलिटी आप यहाँ पर देंगे? तो हमारी जो जैसे कोई पॉजिटिव निकलेगा तो उसका प्लेटलेट डेली बेसिस पे मॉनिटर होता है। जैसे आज कराएंगे, जैसे अगर कोई क्रिटिकल लगे, इसके कोई ज्यादा गिर गए हैं तो उसके साथ फिर हमारी लाइजनिंग होती है जीएमसी या गांधीनगर के साथ, क्योंकि प्लेटलेट का हमारे पास वो कंप्यूटर। इस साल जो हमने रेफर किए प्लेटलेट के लिए वो 9 केसेस रेफर किए, 29 हमारे अपने पास रखे हैं जो रिकवर हो चुके हैं, वो 9 भी जो हमने भेजे वो भी रिकवर हो गए। ये फैसिलिटी अवेलेबल? यस, हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। रूपाली, जीएमसी जम्मू में और गांधीनगर अस्पताल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर किसी का प्लेटलेट कम हो जाता है तो यहाँ पर वो प्लेटलेट काउंट अपना यहाँ करा सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि बेहतर इलाज के लिए बाहर रुख जो वो किया जाए, उसी को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 2 से 3 महीने रहते हैं ये काफी सीरियस कंसर्न बन जाता है जब डेंगू के केसेस यहाँ पर सामने आते हैं। और हिदायतें यही है कि आपको जो प्रिकॉशन अडॉप्ट करने हैं और उसी के साथ बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपने दवाई नहीं लेनी है, आप टेस्ट करवाएं प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के लिए, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, आप जो है खतरे से बाहर आ सकते हैं। लेकिन मोर्टेलिटी रेट कम है,
केसेज आ रहे हैं, नो डाउट आ रहे हैं, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था आपने बनाकर रखनी है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है इस समय सांबा जिला में डेंगू को लेकर। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हमारे संवाददाता डॉक्टर से भी उन्होंने बातचीत की और साफ तौर पर ये कहा कि 5 से 7 मरीज जो है रोजाना आ रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस लोगों को भी बरतना जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखें और घर में मच्छर मक्खी ना हो उस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि डेंगू को लेकर अगर बात की जाए तो साफ सफाई सबसे पहला कदम है। इसी के साथ डोडा की ओर बढ़ते हैं, जहां पर डोडा की चिराला रेंज के टंटा इलाके में पेड़ों की अवैध कटाई जोरों शोरों से जारी है। वन माफिया धड़ल्ले से हरे सोने की कटाई कर रहा है और वन विभाग लंबी ताने सोया हुआ है। टंटा के 5 नंबर कंपार्टमेंट में कई पेड़ कट चुके हैं और कई पेड़ों पर अगर बात की जाए तो वन माफियाओं की नजर है। इस मामले पर वन विभाग के अधिकारी भी मुंह खोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं घपला जरूर है इस चीज में, क्योंकि एक तरफ अगर वन माफियाओं की बात की जाए तो वो पेड़ काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ वन विभाग जिसे कार्रवाई करनी चाहिए वो चुप है। इसी पर भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ वसीम गट्टू डोडा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा, हरे सोने की बात हो रही है, यानी कि पेड़ कटाई जिस धड़ल्ले से देखी जा रही है, अगर माफियाओं पे कदम उठाने की बात आ रही है तो वन विभाग ही चुप है, तो कैसे कार्रवाई की जाएगी और कैसे रोक लगेगी? देखिए रूपाली, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा था हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे आपने देखा था किस तरह से आग लगी हुई है और कंसर्न महकमे के लोगों को वहां पे पहुंचना चाहिए था, वो बिल्कुल भी जमीनी सतह पे नहीं देखने को मिल रहे थे। अब आपको बताना चाहूंगा, जो टाटा का इलाका है, रेंज चिराला और साथ साथ में कंपार्टमेंट नंबर 5, 6 और 7, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से बड़े पैमाने पे जो कटाव जंगल का हो रहा है और किस तरह से स्मगलिंग होती हुई नजर आ रही है। वहीं पे अगर हम बात करें डेफो भद्रवा, जिनके अंडर ये आता है, उनसे मेरी जब बात हुई, उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है। मकामी लोगों का ये मानना है कि बड़े पैमाने पे कटाव हो रहा है। इससे ये साबित होता है कि किस तरह से जो डिपार्टमेंट के लोग हैं जो मिनी बगत चला रहे हैं और साथ साथ में आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आग लगती है तो इससे साबित होता है कि आग जहाँ पे लगी वो वही स्मगलर है। एक तो जंगल का कटाव भी करते हैं और आग लगाते हैं। पुख्ता सबूत पहचानने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी संज्ञान लेना चाहिए था। पिछले दिनों पर आपने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें हिस्सा बनना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह का काम करता हुआ नजर आ रहा है। मगर हम देख रहे हैं कि बड़ी कोई कार्रवाई नहीं है और जिस तरह से डेपो का मानना है कि हम एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, जहां पे लोगों का मानना है कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है जो बड़े स्मगलर हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो जरूर जो हायर अथॉरिटीज है इसको देखना चाहिए कि अगर इनके इलाकों के अंदर इस तरह की दिक्कत और साथ साथ में जब आग वो लोग लगाते हैं तो सच्चाई क्या है, सच्चाई अभी तक सामने नहीं निकल के आई। और यहाँ के लोगों का मानना है कि कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई स्पेशल टीम बनानी चाहिए जो इलाकों के अंदर जाए। एक तरफ से डिपार्टमेंट अवेयरनेस फैला रहा है, दूसरी तरफ से इस तरह का काम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा अनफॉर्चुनेट है और कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल वसीम, इसी के साथ स्मगलिंग की जहाँ पर बात आती है तो क्यों आखिरकार वन विभाग को वो बड़े बड़े ट्रक लदे हुए इन लकड़ियों से नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वन विभाग के अधिकारी इस पे क्या कुछ कह रहे हैं और ग्रामीण जहाँ पे वो जंगलों की कटाई करके स्मगलिंग की जा रही है उन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लोगों का ये कहना है कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी पेड़ को गिराया जा रहा है, एक दिन का काम ये नहीं है, कम से कम एक हफ्ता उनको लगता होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इस पेड़ को साफ किया जा रहा है और अलग अलग एरियाज में भेजा जा रहा है। डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हमारी टीमें ग्राउंड पे जरूर वो होगी, पर कंटिन्यू वो ग्राउंड पे नहीं देखने को मिल रही। जिस तरह से जो स्मगलिंग करने वाले लोग हैं वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट को कंटिन्यू ग्राउंड पे रहना चाहिए। अपने जो महकमे के लोग हैं वो बहुत कम जमीनी सतह पे देखने को मिलते हैं। आपने देखा था हाल ही में परियोट या बाकी सारे एरियाज में जब आग लगी थी, डिपार्टमेंट के लोग वहां पे आपको नहीं देखने को मिल रहे थे और वहां पे हमें देखा था कि फायर सर्विस के लोग काम करते हुए नजर आ रहे थे। जहाँ पे जिम्मेवारी फायर डिपार्टमेंट की बनती है वहां पे रहना, लोगों को अवेयर करना और जो लोग भी इस तरह काम करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना। तो इससे साबित होता है जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग चाहे गार्ड हैं या बाकी सारे लोग हैं उन पे कार्रवाई अगर करेंगे तो जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है। तो अपील यही है लोगों की, जो डेफो है या बाकी सारे लोग हैं उनको अपने डिपार्टमेंट के जो नीचे वाले डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर डोडा की बात की जाए तो डोडा में ये भी देखने को मिलता है कि कोई भी विभाग हो, कोई भी अगर बात की जाए प्रशासन का अधिकारी हो, कहीं ना कहीं डोडा की जो विभाग है वो बड़े सुस्त है और कमियां जो है इनमें काफी ज्यादा दिखती है। क्या कुछ लगता है जब भी उनकी खबरें चलाई जाती है कुछ असर होता है या नहीं होता है?
देखिए बहुत कम असर होता है। पिछले दिनों पे एक बहाना इन्होंने बनाया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई जवाब नहीं हमने देना है। आज भी देख रहे हैं आपकी जिला डोडा सबसे एक डिस्ट्रिक्ट है और सबसे ज्यादा सुर्खियों में ये जिला रहता है। तो इसके पीछे सच्चाई क्या, मुझे लगता है सरकार जहां तक बनी है, सरकार को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जिला डोडा सुर्खियों में क्यों है, और बड़ा इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए कि जिला डोडा से कोई अच्छी खबर आपको नहीं देखने को मिलेगी। कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छी लोगों को फैसिलिटी दी जा रही है, बिल्कुल भी इस चीज से एडमिनिस्ट्रेशन ने हेड्स अप कर दिया है। सरकार जो कहती है वो चीज जमीनी सतह पे होती नहीं है। तो जरूर इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो हायर अथॉरिटीज है, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ध्यान देना चाहिए जिला डोडा सुर्खी में रहता क्यों है। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चिराला रेंज पर वहां पर हरे सोने की कटाई यानी कि पेड़ों की स्मगलिंग की जा रही है। और इसमें जहां एक तरफ माफियाओं की द्वारा स्मगलिंग की जा रही है तो दूसरी तरफ वन विभाग भी चुप्पी साधे हुए है। अब ये मिली भगत है कि क्या कुछ है, अब देखने वाली बात है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।